क्या दुनिया एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मध्य पूर्व में सुलग रही चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है? ये सवाल आज हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी सीधी जंग ने हालात को बेहद विस्फोटक बना दिया है। यह कोई मामूली झड़प नहीं, बल्कि दो ऐसे देशों के बीच सीधा टकराव है जिनके पास न सिर्फ अत्याधुनिक हथियार हैं, बल्कि जिनकी दुश्मनी दशकों पुरानी है। इस लड़ाई की शुरुआत तब हुई जब 13 जून 2025 को इजराइल ने एक बेहद साहसिक और खतरनाक कदम उठाते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इन हमलों का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना नहीं था, बल्कि उसके शीर्ष वैज्ञानिकों और सैन्य कमांडरों को भी निशाना बनाना था। इस हमले ने पूरे इस्लामिक जगत और वैश्विक शक्तियों को हिलाकर रख दिया। ईरान, जो लंबे समय से इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है, इस हमले को चुपचाप सहने वाला नहीं था। उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया और कुछ ही घंटों के भीतर इजराइल की ओर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी। आसमान में आग के गोले दिखने लगे, सायरन गूंजने लगे और दोनों देशों के बीच एक पूर्ण हवाई युद्ध का आगाज हो गया। ये वो पल था जब दशकों का छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर अब आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो चुका था। हर गुजरते पल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था और दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि अगला कदम क्या होगा। इस संघर्ष ने सिर्फ तेहरान और तेल अवीव की सड़कों पर ही बेचैनी नहीं पैदा की, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी। ईरान ने साफ कर दिया कि यह तो सिर्फ शुरुआत है और इजराइल को अपनी गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं इजराइल ने भी दो टूक कह दिया कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। दोनों देशों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया और धमकियों का स्तर हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा था। अब सवाल यह नहीं था कि युद्ध होगा या नहीं, बल्कि सवाल यह था कि यह युद्ध कितना भयानक होगा और इसमें कौन कौन सी वैश्विक शक्तियां शामिल होंगी जो इसे एक क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक तबाही में बदल सकती हैं। सबसे बड़ा डर इस बात का है कि यह लड़ाई सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके इजराइल ने एक ऐसी लाल रेखा पार कर दी है जिसके परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। ईरान भले ही आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति संपन्न देश न हो, लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम की गहराई और क्षमता को लेकर हमेशा से संदेह रहा है। अब जब उसके परमाणु प्रतिष्ठानों पर सीधा हमला हुआ है, तो यह डर और भी गहरा गया है कि क्या ईरान अपने कथित परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएगा। यह एक ऐसा डरावना सवाल है जिसका जवाब न तो इजराइल के पास है, न अमेरिका के पास और न ही दुनिया की किसी और ताकत के पास। जैसे ही इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर बम बरसाए, इस जंग में एक नए और बेहद खतरनाक खिलाड़ी की धमाकेदार एंट्री हुई, और वो है रूस। मॉस्को ने इस हमले को अकारण और गैरकानूनी बताते हुए न सिर्फ इसकी कड़ी निंदा की, बल्कि अमेरिका को सीधी और सपाट चेतावनी भी दे डाली। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर अमेरिका ने इस संघर्ष में सीधे तौर पर इजराइल की मदद करने की कोशिश की या ईरान पर हमले जैसा कोई भी काल्पनिक विकल्प आजमाया, तो यह पूरे मध्य पूर्व को अस्थिरता की आग में झोंक देगा। रूस ने अमेरिका से संयम बरतने और इस लड़ाई से दूर रहने की अपील की, जिसके पीछे एक गहरा रणनीतिक संदेश छिपा था। रूस की चिंता सिर्फ क्षेत्रीय अस्थिरता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह परमाणु तबाही के खतरे को लेकर कहीं ज्यादा मुखर है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया झखारोवा ने एक बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में सिहरन पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर हुए हमले के बाद दुनिया परमाणु तबाही से कुछ मिलीमीटर दूर खड़ी है। उन्होंने 2011 के फुकुशिमा परमाणु हादसे का उदाहरण देते हुए चेतावनी दी कि अगर इन हमलों से किसी भी तरह का रेडिएशन फैला तो उसकी जद में कोई एक देश नहीं, बल्कि पूरा क्षेत्र और शायद पूरी दुनिया आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने भी इन हमलों से हुए नुकसान की पुष्टि कर दी है, जिससे रूस की चेतावनी और भी गंभीर हो जाती है। रूस का इस मामले में इतना आक्रामक रुख अपनाने के पीछे उसकी ईरान के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी है। इसी साल जनवरी 2025 में रूस और ईरान ने एक नई 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि इस संधि में रूस पर ईरान को सीधे सैन्य सहायता देने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य और आर्थिक संबंध इतने गहरे हैं कि रूस ईरान को अकेला नहीं छोड़ सकता। रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने भी ईरान इजराइल के बीच की स्थिति को गंभीर यानी क्रिटिकल बताया है, जो दर्शाता है कि रूस
इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। ये महज एक बयानबाजी नहीं, बल्कि रूस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ वह यूक्रेन में उलझे अमेरिका का ध्यान भटकाना चाहता है, तो दूसरी तरफ मध्य पूर्व में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहता है। सीरिया में बशर अल असद शासन के पतन के बाद रूस ने इस क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण सहयोगी खो दिया था। अब ईरान के साथ खड़ा होकर वह न केवल अमेरिका को चुनौती दे रहा है, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में एक ऐसे निर्णायक खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। रूस की यह धमाकेदार एंट्री इस बात का संकेत है कि यह जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं रही, बल्कि यह वैश्विक शक्तियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ जहां रूस मध्य पूर्व के इस अखाड़े में कूद पड़ा, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और ईरान के शीर्ष नेताओं के बीच जुबानी जंग ने आग में घी डालने का काम किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं, ने ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका के पास ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने सहित कई विकल्प मौजूद हैं। ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग कर डाली, जो किसी भी संप्रभु देश के लिए मानना नामुमकिन है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद भड़काऊ बयान देते हुए कहा, हम जानते हैं खमेनेई कहाँ हैं, लेकिन अभी उन्हें मारने का इरादा नहीं। यह सीधी धमकी थी जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। ट्रंप की इन धमकियों का जवाब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खमेनेई ने उसी अंदाज में दिया। उन्होंने ट्रंप के बयानों को अशिष्ट और गिरे हुए स्तर का बताते हुए ऐलान किया कि ईरान कभी भी किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेगा। खमेनेई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह इस युद्ध में शामिल हुआ तो उसे इतना भारी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता। उन्होंने एक सीधी और स्पष्ट नीति का ऐलान किया। 1. युद्ध का जवाब युद्ध से दिया जाएगा 1 और बमबारी का जवाब बमबारी से। यह बयान दिखाता है कि ईरान किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है और वह अमेरिका से भी टकराने का हौसला रखता है। दोनों नेताओं के बीच यह तीखी बयानबाजी सिर्फ मीडिया के लिए नहीं थी, बल्कि यह अपने अपने समर्थकों को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश भी थी। ट्रंप इसके जरिए अमेरिका में अपनी मजबूत नेता की छवि को और पुख्ता करना चाहते हैं, जबकि खमेनेई ईरानी जनता और पूरे इस्लामिक जगत को यह दिखाना चाहते हैं कि ईरान अमेरिकी धमकियों से डरने वाला नहीं है। लेकिन इस जुबानी जंग का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह जमीनी हकीकत को और भी जटिल बना रही है। जब शीर्ष नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो कूटनीति और बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है और सैन्य टकराव का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस तनावपूर्ण माहौल ने पूरी दुनिया को दो खेमों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और परोक्ष रूप से चीन जैसी शक्तियां खड़ी दिख रही हैं। ये टकराव सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि विचारधाराओं का भी है। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा और खमेनेई का इस्लामिक प्रतिरोध का सिद्धांत दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दुनिया भर के देश चिंता में हैं कि अगर इन दोनों नेताओं ने अपने अहंकार को परे रखकर समझदारी नहीं दिखाई, तो यह टकराव एक ऐसे विनाशकारी युद्ध में बदल सकता है जिसकी आग में न सिर्फ मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया झुलस जाएगी। इस पूरे संकट के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बेहद शातिर शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चल रहे हैं। एक तरफ तो वह अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शांतिदूत बनने की पेशकश भी कर दी है। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की और इस खतरनाक टकराव को टालने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने इस पेशकश पर सैद्धांतिक रूप से सहमति भी जताई, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान से आत्मसमर्पण की अपनी मांग दोहरा दी, जिससे बातचीत की राह मुश्किल हो गई। पुतिन की यह दोहरी रणनीति दिखाती है कि वह इस संकट का इस्तेमाल अपने वैश्विक कद को बढ़ाने और रूस के हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। इस संघर्ष से रूस को कई अप्रत्यक्ष लाभ होते दिख रहे हैं। पूर्व क्रेमलिन सलाहकार सर्गेई मार्कोव के अनुसार सबसे पहला और बड़ा फायदा तेल की कीमतों में उछाल है। जैसे ही मध्य पूर्व में युद्ध की स्थिति बनी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। तेल की बढ़ती कीमतें रूस की अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह है। इसके अलावा अगर ईरान पर लगे प्रतिबंधों के कारण उसकी तेल आपूर्ति बाधित होती है, तो चीन जैसे बड़े खरीदार अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूसी तेल की ओर रुख करेंगे, जिससे रूस का बाजार और भी मजबूत होगा। ये रूस के लिए एक बड़ी आर्थिक जीत होगी। आर्थिक लाभ के अलावा रूस के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक अवसर भी है। ये संघर्ष अमेरिका का ध्यान और उसके सैन्य संसाधनों को
यूक्रेन से हटाकर मध्य पूर्व की ओर केंद्रित करने पर मजबूर कर रहा है। यूक्रेन युद्ध में फंसा रूस लंबे समय से यही चाहता था कि अमेरिका का ध्यान कहीं और भटके, ताकि उसे यूक्रेन में अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका मिल सके। ईरान इजराइल युद्ध ने उसे यह सुनहरा मौका दे दिया है। अब अमेरिका को एक ही समय में 2 मोर्चों पर ध्यान देना पड़ रहा है, जिससे उसकी सैन्य और आर्थिक क्षमता पर भारी दबाव पड़ रहा है और इसका सीधा फायदा रूस को मिल रहा है। अंत में यह समझना जरूरी है कि ईरान और इजराइल के बीच की यह लड़ाई सिर्फ 2 देशों की दुश्मनी की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी वैश्विक शतरंज की बिसात है जिस पर रूस, अमेरिका और चीन जैसे बड़े खिलाड़ी अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। यह सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों की जंग नहीं, बल्कि तेल, गैस, क्षेत्रीय प्रभुत्व और वैश्विक व्यवस्था के भविष्य की लड़ाई है। इस आग की एक भी चिंगारी अगर गलत जगह पड़ गई तो यह पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। यह संकट एक खतरे की घंटी है जो हमें याद दिला रही है कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां एक क्षेत्रीय संघर्ष को वैश्विक तबाही में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता।